होंगे। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आपको इस सेशन में। आज जो है ना हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि जो पार्ट हमने सीखा था चैप्टर 21 का कोशिका और उत्तक सेल एंड टिश्यूज क्या, उसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं। और मैंने आपसे कहा था एक होमवर्क आपको छोटा सा दिया था, और होमवर्क में मैंने कहा था कि ये जो आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल है, इन दोनों ही सेल्स का जो डायग्राम है वो अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना। कहां पर कौन कौन सा नाम है ना, इन नाम का भी मेंशन इसमें जरूर कर लेना। ये चीजें मैंने आपको बताई थी, पता नहीं आपने इस पे काम किया कि नहीं किया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने भी परफेक्टली बिना देखे ये डायग्राम जो बना सकते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं उन्हें इस चैप्टर पढ़ने में मजा भी आएगा और याद भी रहेगा। चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। आज हम बात करने वाले थे कि पार्ट्स कॉमन टू बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अच्छा, कुछ पहले हम लोग नॉर्मल बातचीत कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि जैसे प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, चिंता मत करो। मुझे आप एक बात बताइए कि जैसे जहां आप रहते हैं, है ना, एक सोसाइटी हो सकती है, वो एक कॉलोनी हो सकती है, गांव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या अपने घर को ही आप देख लीजिए। तो अगर मैं छोटा सा, आप अपने घर में ही देखिए तो एक पार्ट होता है, या अपनी सोसाइटी में देखिए तो एक पार्ट होता है ट्रांसफार्मर, जहां से इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोड्यूस होता है, वहां से आता है। दूसरी बात देखिए, एक जगह ऐसा होता है, हर घर में क्या होता है, खाना बनाने के लिए किचन होता है। भैया किचन नहीं होगा तो खाना कहां पर बनेगा, समझ रहे हैं आप। उसी तरीके से साफ सफाई के लोग भी होते हैं, घर में भी आप साफ सफाई करते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं, यानी कि आप राशन भी घर में लाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है, तब जाकर जो है एक स्टेबिलिटी एक ऑर्गेनिज्म यानी कि पूरा सिस्टम रह पाता है। सेल के अंदर भी, कोशिकाओं के अंदर भी ठीक वैसा ही होता है, इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। देखिए आपने ये तो देख लिया कि बीच वाला केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और सबसे बाहर की जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और मैंने आपको बताई थी क्योंकि पेड़ पौधों को रिजिडिटी चाहिए होती है, वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, इसीलिए ऊपर वाले ने उनको एक एक्स्ट्रा दीवार दिया है जिसको सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। इतनी जानकारी जानने के बाद कुछ पार्ट्स ऐसे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में जो दोनों में पाए जाते हैं, कुछ ऐसा है जो केवल एनिमल में पाया जाता है, कुछ ऐसा है जो केवल प्लांट में पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, दोनों में ये सारी चीजें पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, जैसे क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का हमारे शरीर में क्या लेना देना भैया, अगर हमारे शरीर में क्लोरोप्लास्ट होता तो हम भी हरे हरे दिखते, आराम से सोते रात में। तो भाई जो जिस कैटेगरी का, जिस क्लासिफिकेशन का अपना हिसाब किताब होता, उनके लाइफ में उनकी वैसे ही उनको मिलता। जैसे मान कोई सोया तो रात में सुबह टमाटर उग गया उसके सर पर, शरीर से, किसी का मटर उग गया, किसी का गेहूं उग गया। तो हमारे शरीर में तो ऐसा होता नहीं है नहीं, हमें प्रॉपर मिट्टी चाहिए होता है, फसल चाहिए होता है, प्लांट चाहिए होता है। तो ये हरा भरा वाला जो मामला है ना, वो तो उन्हीं के पास। अब हीमोग्लोबिन हमारे पास है, उनके पास नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी, हीमोग्लोबिन हालांकि सेल्स में नहीं है, इसका अलग है, हीमोग्लोबिन एक अलग सेल होता है, सेल के अंदर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो टेबल आपको दिख रहा है, इस टेबल में हम पढ़ेंगे वो पार्ट्स जो कि कॉमन है। किसमें कॉमन है, यानी एनिमल सेल में भी होता है और वो प्लांट सेल में, यानी कि आप देखिए जंतु कोशिका में भी होता है और पादप कोशिका में भी होता है। तो अगर आप आते हैं सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री सर, हमें वो बाउंड्री समझनी है जिस बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं, कोशिका के बाहर होता है। इस बाउंड्री में ध्यान से देखिए तो एक एक क्रॉस सेक्शन केवल ये काट के दिखाया, इस तरीके से एक क्रॉस सेक्शन केवल दिखाया यहां पर, हालांकि ये इस तरीके से जाएगा, ऐसे जाएगा ये। अच्छा, इसका की फीचर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है जो कि सेल को इनक्लोज करता है, सेल को पैक करता है। forms outermost covering in animal cell and inner to cell wall in plant cell। देखिए जानवरों में तो सबसे बाहर का यही रहेगा, लेकिन अगर आप प्लांट सेल में आएंगे तो इससे बाहर भी एक बाउंड्री होती है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो ये अंदर हो गया ना, पहले तो सेल वॉल रहेगा। और सिलेक्टिव परमिएबल है। क्या होता है सिलेक्टिव परमिएबल सर, देखो सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब हो गया कि ये जो हो गया गर्ल्स हॉस्टल के गार्ड की तरह है। देखते हैं गर्ल्स हॉस्टल का गार्ड होता है, उसको मालूम होता है कि किसको अंदर एंट्री देनी है और कि कौन अंदर से बाहर जाएगा, उसका भी हिसाब किताब
किताब रखता है, और बाहर से अंदर कौन आएगा इसका भी हिसाब किताब रखता है। तो अपने सिलेक्ट, वो खुद ही सिलेक्ट करता है, उसको जो भी गाइडलाइन दिया, इंस्ट्रक्शन दिया था उसी पर वो फॉलो करता है, अपना मन से वो भी थोड़ी करता है। तो ठीक वैसे ही ये भी सिलेक्टिव परमिएबल होता है। पूछता है कि वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिव परमिएबल, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब होता है कि देखिए इसके अंदर से, साइटोप्लाज्म के अंदर से कौन सा मटेरियल बाहर निकलेगा ये डिसाइड करेगा, बाहर से अंदर कौन सा मटेरियल आएगा ये डिसाइड करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि ये क्योंकि सिलेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, अर्ध पारगम्य झिल्ली इसको बोलते हैं। फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शंस अगर आप ध्यान से देखिए तो पहला फंक्शंस में ही आपको यहां पर दिख जाएगा कि यहां पर जो है क्या है, सिलेक्टिव परमिएबल है, सो अलाउज ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंसेस टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब कोशिका से बाहर और कोशिका से अंदर आने में ये सिलेक्ट करेगा। सेकेंड थिंग, प्रोटेक्ट करता है सेल को इंजरी से, चोट से बचाता है, क्योंकि बाहर की बाउंड्री है तो चोट से बचाएगा, टूट फूट से इसको बचाएगा। और मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है, सेल के शेप को मेंटेन करता है। शेप मतलब उसका जो एक स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। तो ये तो आपका हिसाब किताब हो गया, गार्ड वाला काम करता है, सुरक्षा काम करता है, पूरा काम ही गार्ड वाला हो गया। चलो ये तो गार्ड है। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, क्या होता है साइटोप्लाज्म। देखिए यदि आप साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो आपका वो मटेरियल होता है जिसको अगर निकाल दिया जाए ना सेल के अंदर से, कोशिका के अंदर से, तो वो सूख जाएगा। टॉफी खाते हैं आप, टॉफी के अंदर लिक्विड होता है लेकिन उसमें और भी मटेरियल मिला होता है, तो जो लिक्विड है वही साइटोप्लाज्म है। यानी कि अगर आप सीरीज से निकाल देंगे ना लिक्विड को, साइटोप्लाज्म को, तो सेल सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब साइटोप्लाज्म के ऊपर ही तो तैरता रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया ले लीजिए, गोल्गी एपैरेटस ले लीजिए, राइबोसोम ले लीजिए, या आप बाकी सारी चीजें ले लीजिए, सब साइटोप्लाज्म के ऊपर होता है, क्योंकि बाहर की बाउंड्री हो गई, बीच में न्यूक्लियस हो गया और बाकी बीच बीच में साइटोप्लाज्म हो गया, और उसी के ऊपर जो है ये लोग रहता है ना, वो एक तरह से जमीन, लैंड की तरह काम करता है। तो साइटोप्लाज्म का यहां पर ये कुछ दिखाने दिया गया है। देखिए पहली बात तो ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब जिसको हल्का फुल्का आर पार देख सकते हैं। होमोजीनियस होता है, कोलाइडल होता है। कोलाइडल आप पढ़ेंगे, जैसे कोलाइडल वो होता है जो क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग करता है, किसी भी लाइट को स्कैटरिंग कर देता है। आप उसको देखेंगे लाइट के पार्टिकल्स को ऐसे वो देखते हैं। कोलाइडल जो होता है पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री के अंदर में, कि वो जो होता है सॉल्यूशन से बड़ा होता है, और आपका जो है आगे आपने जो पढ़ा था एक और पार्टिकल होता है सस्पेंशन, उससे छोटा होता है। सेमी फ्लूइड फिलिंग द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा एंड मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, वही तो मैंने बोला, सेल ऑर्गेनेल्स मतलब कोशिकांग, हिंदी में बोलेंगे कोशिकांग, इंग्लिश में बोलेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। ये कहां पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के ऊपर। अच्छा क्या काम करता है ये, देखिए इसका काम यहाँ पर बहुत बढ़िया सा काम दिया गया है, बहुत प्यारा काम इसका दिया गया है। इसका दिया गया है ये वाला काम, देखिए कि हेल्प करता है इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल, क्योंकि वहीं से होकर गुजरना है, तो भाई मेंटेन करता है मैन्युफैक्चरिंग का या डिस्ट्रीब्यूशन का आप ले लीजिए। और इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट सेल्स ऑर्गेनेल्स, एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल्स में, मतलब उसी के अंदर सेल्स के अंदर ही एक पार्ट से, एक हिस्से से दूसरे में जब कोई भी चीज ट्रांसफर होता है तो वो इसको ध्यान रखता है, मेंटेन करता है। चलिए हमने ये भी पढ़ लिया। न्यूक्लियस, क्योंकि ये मैंने बोला था आपको कि ये तीन चीजें हैं, क्योंकि ये तीन चीजें मेन है आपका हो गया यहाँ पर। तो अगर आप न्यूक्लियस की बात करते हैं तो हालांकि न्यूक्लियस तो बीच में सेंटर टाइप का होता है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें पाई जाती है, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियस है, मान के चलिए दिस वन योर न्यूक्लियस है ना, दिस इज योर न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस में देखिए यहाँ पर देखिए ये जो बाहर का हिस्सा ये सब दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म हो गया, क्योंकि साइटोप्लाज्म के ऊपर न्यूक्लियस को एग्जिस्ट करना है। इसके अलावा देखिए न्यूक्लियस का भी एक अपना मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस का भी अपना एक मेम्ब्रेन होता है, अपना एक क्या बोलते हैं बाउंड्री होता है। देखिए पूरे सेल का तो होता ही होता है, जो बीच में केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली इसको नाम जानते हैं हम लोग, और न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है उसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। अब पता नहीं हिंदी में इसको केंद्रिका या कुछ इस तरह से नाम से जानते होंगे, मैं एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा देखिए ये छोटा होता है, स्मॉल होता है,
स्मॉल होता है, लोकेटेड होता है नियर द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये जनरली जो है आपको सेंटर में दिखाई देगा। इसकी जो बॉन्डेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने पहले ही कहा था, इसकी जो बाउंड्री होगी, इसका जो बाहर का आप देखेंगे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होगा। ये नेटवर्क होता है क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमैटिन, धागा धागा सा स्ट्रक्चर होता है। सर डरा रहे हैं या बता रहे हैं? धागा कोई खतरनाक चीज थोड़ी है, आप ज्यादा कुछ चाकू वाकू की बात कर रहे हैं, नहीं, उसके अंदर जो है धागा धागा सा होता है। उस छोटे छोटे हिस्से को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम जिस मटेरियल का बना होता है, मतलब प्रेजेंट एज क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर जो यूनिट होती है छोटा, वही डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं वन और मोर बॉन्डेड न्यूक्लियाई, यानी कि हो सकता है कि भाई एक से ज्यादा बॉन्डेड इसका हो सकता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये चीजें हैं, धीरे धीरे और डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे बात करते हैं इसका क्या फंक्शन है। देखिए कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज पूरे इंटायर सेल को, पूरे इंटायर सेल को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। जैसे हमारा माइंड सेंटर की तरह काम करता है, हमारा हार्ट सेंटर की तरह काम करता है, पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। तो मारता है पंप, एकदम से पूरा ब्लड का फ्लो आता है जाता है। उसी तरीके से कंटेन, इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, मैं बार बार बोल रहा हूं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओ चलो आगे बात करते हैं। देखिए ये तीन चीज जो हमने पढ़ा ये कॉमन है, चाहे वो एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो। आगे हम लोग बात करते हैं, अब हमारी जर्नी शुरुआत होती है। एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एक एक करके पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, यानी कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। और ये सब चीज ना आधा से ज्यादा तो आपको वीडियो देखते देखते ही रट जाएगा, याद हो जाएगा, ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो। सबसे पहला जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ईआर कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हालांकि केवल और केवल यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कहा है, लेकिन जब पिक्चर में जाते हैं तो दोनों होता है। खैर एनीवे मैं आपको यहां पर बताता हूं क्या इसकी चीजें है और कैसे ये हेल्पफुल होता है। की फीचर की बात करते हैं, इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर दोनों ही चीज, देखिए ये रफ वाला है जिसके ऊपर डॉट 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 ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, रफ हो गया। और यहाँ ही जो आपको दिख रहा है ये स्मूथ वाला हिस्सा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या होता है, डबल लेयर होता है साइटोप्लाज्म में। और राइबोसोम में भी प्रेजेंट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये याद रखना है क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और हमारे शरीर में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूं, नोट करना, हमारे शरीर में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जिस ऑर्गेनेल्स को जाना जाता है वो होता है राइबोसोम। और राइबोसोम जो है वो कहां चिपका हुआ पाया जाता है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये रफ वफ की बात नहीं है, पता नहीं रफ है कि स्मूथ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये राइबोसोम्स है। ये सब जो आपको दिख रहा है ये राइबोसोम्स आपको दिख रहा है, ठीक है, ये राइबोसोम्स है। तो इसी के लेयर पर चिपका हुआ होता है राइबोसोम्स। ये क्या देता है? रिजिडिटी देता है, सेल को दृढ़ता देता है, मजबूती देता है। हेल्प इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस प्रोटीन एंड फैट्स विद इन द सेल टू द आउटसाइड, यानी कि अंदर से बाहर जब जाना होता है ना, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन का, फैट का, तो ये क्या करता है, इस सिंथेसिस करने में उनको हेल्प करता है, बाहर करने में उनको हेल्प करता है। याद रहेगी ये चीजें। आगे हम लोग बात करते हैं, यहां पर राइबोसोम आ गया ना, देखिए वही राइबोसोम है, मेरा बिल्कुल अंदाजा सही था। जैसे यहां पर डॉट डॉट ब्लैक है, यही आपका राइबोसोम है। राइबोसोम एक ग्रेनुअल दानेदार स्कैटर्ड होता है फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर। ये अटैच्ड होता है, कहां पर जुड़ा हुआ होता है, तो भाई ये जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जुड़ा होता है। कहां जुड़ा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जुड़ा होता है ना। ये देखिए यहां जुड़ा होता है। क्या काम करता है ये काम करता है साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या इतनी बात आपको ध्यान रहेगी? हाँ जी सर, इतनी बात ध्यान रहेगी, अब तो याद हो गया है। जल्दी से बोलो, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम।
याद है कि नहीं? हाँ जी याद है। सेल वॉल किस में पाया जाता है? कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? जल्दी बोलो, एनिमल सेल में या प्लांट सेल में? एनिमल सेल या प्लांट सेल? प्लांट सेल में। क्यों प्लांट सेल में? उसको रिजिडिटी वगैरह देने के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? एक तो रिजिडिटी देने का काम करता है और दूसरा फैट एंड प्रोटीन का सिंथेसिस करने में, आउटसाइड भेजने में हेल्प करता है। आगे बात करते हैं। क्या बात है, मजा आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। देखिए इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बिजली घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। शक्तिमान में एक पहले आता था, इसमें एक साइंटिस्ट होता था, बोलता पावर ऐसे करके वो बोलता था। तो जिन्होंने शक्तिमान देखा होगा तो उसमें जो है वो हमेशा आता था, है ना, तमराज किल्बिस का हमेशा वो काम करता था। क्या नाम था उसका? तमराज किल्बिस तो खैर था ही था, एक और उसका था, चल कोई नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। देखिए मिनट्स कॉर्ड शेप्ड, रॉड शेप्ड भी हो सकता है, ग्रेनुलर बॉडी हो सकता है, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म में होता है, जहां तक इस तरह से दिख रहा है आपको। अच्छा ये क्या करता है? सबसे बड़ी बात, जो माइटोकॉन्ड्रिया को आप हल्के में मत लो, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन। मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूं। देखिए आप खाना खाते हैं, हाँ जी सर खाना खाते हैं, तो खाना क्यों खाते हैं? खाना क्यों खाते हैं सर? खाना खाते हैं ताकत के लिए, खाना खाते हैं एनर्जी के लिए। मेरा सवाल है एनर्जी बनता कैसे है? सर एनर्जी कैसे बनता होगा? आप जब खाना खाते हैं वो खाना पचते पचाते, है ना, छोटा उटा होते कहां पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंचता है तो वहां पर होता है एब्जॉर्प्शन, है ना। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है? वो पहुंचा दिया जाता है सेल के पास, और सेल का जो किचन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो बेस्ट है वो तो खैर निकल ही जाना है, खाइए कुछ भी सुबह शाम वही निकलना है लेकिन जो है उसका मेन प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। खासकर अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं, वो चला जाता है। हालांकि ग्लूकोज बनने में पायरुवेट का होता है, खैर वो सब छोड़िए। ग्लूकोज का फिर क्या होता है? वहां पर होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन जो हम लेते हैं ये गैस सिलेंडर की तरह काम करता है, वहां जाके जलता है एकदम से, धा 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 धा, किचन में एकदम बनता रहता है, जलता रहता है, धा धा जलता रहता है एकदम से। और उसके बाद देखते हमारा शरीर गर्म क्यों होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर हमारे शरीर का। क्यों भाई? कैसे? अंदर कोई आग जल रही है? हाँ जल रही है आग। किचन में खाना बनता है तो गर्मी रहती ही रहती है, खासकर गर्मी में रोटी बनाते बनाते तो कुछ मिक्सअप हो ही जाता है पसीने का तो उसमें जो है जो जलता है तो वही तो एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है, साथ में हीट भी तो प्रोड्यूस होता है। तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन वाली बात आपकी आती है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहां जाएगा? तो यहीं पर जाएगा। चलिए लाइट चली गई है, मैं 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है? लाइट जाएगी, मैं इसको इस तरह से कर दूं, ठीक है? तो सेलुलर रेस्पिरेशन वाली बात वही चली जाती है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। are called powerhouse of the cell because energy gets released and stored in them during respiration। तो ये पावर हाउस कहते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है वो यहीं से होती है। अरे भाई जिसका इंतजार था वो आने वाला है, लेकिन उससे पहले एक और है जिसको जान लेते हैं। वो कौन है? कौन है वो है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी उपकरण बोलते हैं हिंदी में, ऑल्सो कॉल्ड गोल्जी एपेरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख लीजिए। इसकी की फीचर्स की बात करते हैं तो स्टैक्स ऑफ फ्लैटर्ड सैक्स, मतलब सैक्स मतलब जगह हो गया आपका, स्मॉल वेसिकल्स जनरली लोकेटेड नियर द, ये न्यूक्लियस के नजदीक पाया जाता है। सिमिलर स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल और कॉल्ड, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम के नाम से इसको जानते हैं। अगर यही सिमिलर स्ट्रक्चर प्लांट में पाया जाएगा तो इसको डिक्टियोसोम के नाम से जानेंगे। और ये करता है हेल्प इन सेक्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस सच एज एंजाइम्स, हार्मोन्स। ये क्या करता है? शरीर के अंदर, है ना, या सेल के अंदर ही आप ले लीजिए, क्योंकि हम सेल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर की बात कर रहे हैं। सेक्रेशन या स्टोरेज, जैसे देखिए क्या बोल रहा है, सेक्रेशन स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे एंजाइम का स्टोरेज करना है या हार्मोन्स के सेक्रेशन करना है, तो यही इसका गोल्जी बॉडीज का काम होता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ना बहुत अपने सेल्स के लिए वफादार है। कैसे वफादार है मैं आपको बताता हूं, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? देखिए
अगर आप लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम के केस में क्या होता है कि लाइसोसोम इसको कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। होता क्या है कि जब मान के चलिए सेल के अंदर ना कई बार ऐसा होता है कि कोई भी चीज एंजाइम है या कोई ऑर्गेनेल्स है जो टूट फूट गया, खराब हो गया, तो भाई ये बाउंड्री है, ये तो बाउंड्री है तो सेल तो सड़ जाएगा, सेल तो खराब हो जाएगा। तो इसको पचाने के लिए जो है लाइसोसोम के अंदर एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोसोम फट जाता है। और जैसे ही लाइसोसोम फटता है तो वो उसका जो एंजाइम इसके अंदर से निकलता है वो टूटे फूटे बेकार चीजों को अपने अंदर क्या कर लेता है, हजम कर लेता है, डकार लेता है। लेकिन इसने अपना जान तो दे दिया ना, है बोलते हैं ना, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तो यहां पर जो लाइसोसोम है वो कोशिका के लिए अपनी जान दे देता है, उसके लिए तो वही उसका देश है कि नहीं। तो यहां पर आपको ये समझना है कि लाइसोसोम्स आर स्मॉल वेसिकल सैक्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है विच डिस्ट्रॉय एंड डाइजेस्ट द वर्न आउट सेल पार्ट। ठीक, ये हेल्प करता है रैपिडली डिस्ट्रॉय करने में, डाइजेस्ट करता है डैमेज सेल्स, जो भी डैमेज चीजें होती है। देयर पार्ट्स हेंस दीज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, दे कैन अप द सेल डेब्रिस। ठीक, आगे बात करते हैं पार्ट्स अदर देन द ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स के अलावा भी कुछ चीजें होती है, उसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि द वैक्यूल्स एंड ग्रेन्युल्स आर द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ ए सेल। सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, जिसको वैक्यूल्स में क्या बोलते हैं वैक्यूल्स को क्या बोलेंगे मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ग्रेन्युल्स, खैर एनीवे देख लेना एक बार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैं बता देता हूं। ये वैक्यूल्स होता है जो बीच बीच में इस तरह से खाली जगह होता है, इसको वैक्यूल्स कहते हैं हम लोग। तो वैक्यूल्स क्या होता है, दीज आर फ्लूइड फील्ड मेम्ब्रेन बॉन्ड स्पेसिस में होता है। लार्ज साइज वैक्यूल्स भी हो सकता है, खासकर प्लांट में बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अच्छा, वैक्यूल्स के अंदर जो एक लिक्विड पाया जाता है, जब आप किसी प्लांट को काटते हैं तो अंदर में जाइलम और फ्लोएम का सिस्टम होता है। आपको लगता है काट दिए और पौधा मर गया, नहीं भाई, वो जो चिपचिपा निकलता है वो सारे वैक्यूल्स ही तो होते हैं। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नाम नहीं आ रहा हिंदी में क्या बोलते हैं, बट वैक्यूल्स यही चीजें होती है। स्मॉलर एंड फ्यूअर वंस इन एनिमल्स, और एनिमल सेल में छोटा पाया जाता है, प्लांट सेल में बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि आप जाते हैं उसको काटने के लिए इस तरीके से। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, ये मदद करता है आपको वाटर का और अदर सब्सटेंस का स्टोर करने में। ग्रेन्युल्स की बात करते हैं, दीज आर स्मॉल पार्टिकल्स, क्रिस्टल या ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे होते हैं। ग्रेन्युल्स में फैट हो गया, स्टार्च हो गया, फूड हो गया, ये सारी चीजें स्टोर होती है। ठीक है, कंटेन होता है, सर्व करता है। अब हम बात करने वाले हैं उन ऑर्गेनेल्स की जो केबल और केबल जो है किसमें पाया जाता है, तो केबल और केबल प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है। मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, मैं उन ऑर्गेनेल्स की बात कर रहा हूं जो केबल और केबल प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सेल वॉल का। सेल वॉल वो बाहर की बाउंड्री होती है जो कि उसको रिजिडिटी देती है, जो उसको स्ट्रांग देती है, और ये जो आपको दिखता है ये सेल मेम्ब्रेन के अपर बाहर होता है। आउटर रिजिड प्रोटेक्टिव सपोर्टिव सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ प्लांट, जिसको सेलुलोज बोलते हैं। तो बोलते हैं ना कि सेलुलोज का बना होगा, वो पूछेगा कि सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। ये क्या है, इसका फंक्शन है, तो प्रोवाइड करता है डेफिनेट शेप, रिजिडिटी द सेल, एक शेप देता है, एक रिजिडिटी देता है। प्रोटेक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, मतलब अंदर होता है प्लाज्मा में, उसको प्रोटेक्ट करता है। क्या लिखा, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी प्रोटेक्ट करता है, मतलब रिजिडिटी का मतलब बचाता ही है ये। चलिए, मजा आ रहा है पढ़ने में? हेलो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना। आगे बात करते हैं प्लेस्टिड्स की बात करते हैं। देखिए, प्लेस्टिड्स का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। प्लेस्टिड वो पार्ट होता है प्लांट सेल का जिसके अंदर बहुत सारे जो है आप ये बोल सकते हैं कि प्लेस्टिड्स पाए जाते हैं। उन्हीं प्लेस्टिड्स में एक होता है क्लोरोफिल। ठीक है, जैसे इस प्लेस्टिड्स को ध्यान से देखिए, इसमें देखिए स्टेक्स ऑफ ग्रेना लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन हो गया, दो मेम्ब्रेन हो गया ना, आउटर मेम्ब्रेन हो गया। अच्छा, ये जो प्लेस्टिड्स होते हैं ये 3 टाइप्स, 3 तरह का, कितने टाइप का, उंगली सर 4 मत दिखाइए
तीन तरीके का होता है। एक तो आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, एक आपका क्रोमोप्लास्ट होता है, और एक आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो ज्यादातर जो फेमस है, जो आपको याद रहता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से जो है हरा हरा रंग होता है। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है, दे पोजेस फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट का नाम होता है। एंड आप बोल सकते हैं कैरोटेनॉइड्स, है ना, उसके अंदर दो पिगमेंट है, क्लोरोफिल भी है और कैरोटेनॉइड्स भी है, बट कैरोटेनॉइड्स को हम नहीं जानते हैं और क्लोरोफिल पूरा याद रहता है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन येलो, ऑरेंज, रेड कलर पिगमेंट। तो अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे तो येलो हो सकता है, ऑरेंज और रेड कलर पिगमेंट पाया जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। आगे बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। कैसे कैसे सर, कैसे बनाते हैं? चार चीजें चाहिए बच्चे लोग। एक तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, और दूसरा जो है ना वो जड़ होता है ना, जड़ में से वाटर एंड मिनरल्स चाहिए होता है। और तीसरा सर, तीसरा तो इसी के अंदर है, क्लोरोफिल, बोले तो क्लोरोप्लास्ट। और चौथा तो आप सब हम लोग दे देते हैं, क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। एकदम लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे घूमते घूमते पौधों के पास जाता है। पौधों की जो पत्तियां होती है उसके अंदर पाया जाता है गार्ड सेल, है ना, कुछ इस तरीके से गार्ड सेल पाया जाता है। इस तरीके गार्ड सेल पाया जाता है इसके पास, इस तरह से नहीं, ऐसा इस तरीके से जो है, कैसे बना रहा हूं मैं, ये देखिए इस तरीके से जो है गार्ड सेल पाया जाता है। यहां पर ये देखिए ये गार्ड सेल पाया जाता है, और ये गार्ड सेल जो है ये कब ये खुलेगा और कब ये बंद होगा डिसाइड करता है। इसको हम लोग गार्ड कोशिका भी बोलते हैं इसको। और यही काम करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पूछता है स्टोमाटा का फंक्शन पूछता है। स्टोमाटा वो छिद्र होता है, पोर्स होता है जो पत्तियों में पाया जाता है, और वहीं से हम जो देते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेता है और वहीं से बाहर भी निकालता है। उसका जो बेस्ट है, उसके लिए तो ऑक्सीजन बेकार है ना, लेकिन हमारे लिए बहुत बढ़िया है, तो हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। देखते हैं ऑक्सीजन की कमी होती है ना, सिलेंडर तो एकदम मार के ऑक्सीजन लगाता है, ऐसे से करते रहता है एकदम से। तो ऑक्सीजन हमारे लिए जो है जान है, ऑक्सीजन नहीं होगा खत्म, सब खत्म हो जाएगा। तो यहां पर आप समझिए, यहाँ पे तो चार चीज उसको मिल गया ना। चार चीज मिलने के बाद वो बनाएगा अपना ऑन फूड। उसके बाद उसका फंक्शंस होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम ज से जाइलम, ज से जल। जाइलम जो पाइप होता है वो जड़ों से लेकर ऊपर तक, जहां जहां भी पत्तियों में खाना बनता है वहां वहां तक जो है वाटर पहुंचाने काम करता है। शादी ब्याह में एक आदमी काम होता है, तुम खाली पानी दोगे सबको, है ना, वो घूमता रहता है, ऐसा करके घूमता रहता है, बोले पानी, नहीं भी रहेगा तो भी घूमता रहेगा, पानी चाहिए क्या, अरे पियो ना जी जल्दी से, अरे ऐसे कैसे पी ले, खाने तो दो, पहले खाने आए पानी पीने आए, अरे हमको पानी देना है भाई, पियो ना। और एक का काम होता है खाना देने का, ठीक है, तो खाना देने का जिनका काम होता है वो देखते हैं कई बार जो होता है बेस्ट दे देते हैं। अब किसी को चाहिए एक पूड़ी, दे दिया 2 पूड़ी, है ना, कभी सब्जी दिया उसके पैंट पे गिरा दिया समझ रहे हैं। तो ये जो होता है पूरे तरीके से ये होता है, उसी तरह से पेड़ों में होता है। तो प्लांट्स में जाइलम होता है, पढ़ेंगे सब आप। तो जाइलम को जो होता है उसका ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, मिनरल्स, वाटर का, ताकि पौधों तक पहुंच सके मिनरल्स एंड वाटर। और जब पौधों में खाना बन जाता है तो उसको देखिए ऊपर भी भेजना होता है, नीचे भी भेजना होता है। तो याद रखिएगा जाइलम का जो दिशा होता है, डायरेक्शन होता है, वो केवल अपवर्ड होता है, मतलब ऊपरी दिशा में होता है। और फ्लोएम का जो डायरेक्शन होता है वो नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है, क्योंकि खाना बनेगा तो नीचे और ऊपर दोनों उसको देना पड़ेगा। तो इसके अलावा जो है क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता कलर टू द फ्लावर एंड द फ्रूट्स। तो क्रोमोप्लास्ट का कलर देखिए येलो था, ऑरेंज था, रेड था। देखते हैं फूल का रंग लाल भी होता है, फलों का रंग ऑरेंज भी होता है, और कई बार येलो भी होता है ना फ्लावर वगैरह का रंग। तो ये कलर पौधों में आया कहां से भाई? ये तो समझ में आ गया कि जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल की वजह से, लेकिन बाकी का कलर कहां से आया? तो बाकी कलर्स आया क्रोमोप्लास्ट। किससे आया? क्रोमोप्लास्ट से आया। और ल्यूकोप्लास्ट हेल्प करता स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करने में मदद करता है, क्योंकि खाना बनता है तो किचन में स्टोर करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हाँ जी रखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, खाना जब एक्स्ट्रा बच जाता है तो क्या करते हैं? फ्रिज में रखते हैं, तो स्टोर करने काम करते हैं ना आप। तो ये ल्यूकोप्लास्ट हो गया। पार्ट्स फाउंड इन एनिमल सेल ओनली। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो केवल और केवल एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं जरा एक बार देख लेते हैं। जैसे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, ये आपका इसका अंदर का सेंट्रोसोम है। इसकी फीचर क्या है?
स्मॉल बॉडी लाइंग एवं द न्यूक्लियस के ऊपर होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, इसी के ऊपर होता है। कंसिस्ट ऑफ 2 स्मॉल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स, इसके पास 2 छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं दानेदार, इसको सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसका फंक्शन क्या कहता है? सुबह सुबह पराठा खा लिया, रात में रोटी खाया था, वो भी तीखी सब्जी, और लेट खा के सोया था, अब गला के पास जो ऐसा लग रहा है कि पूरा जलन हो रहा है, इसलिए ढकार आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं फंक्शन बॉडी के अंदर हो रहा होगा। पार्टिसिपेटिंग इन सेल्स डिवीजन एंड हेल्प इन स्पैंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल। देखिए सेल डिवीजन आप पढ़ेंगे, सेल डिवीजन में आप याद रखना, एक मियोसिस होता है, एक मिटोसिस होता है। तो मिटोसिस मतलब मित्र है, मित्र मतलब देखते हैं हमेशा मित्र दोस्ती 2 लोगों में बहुत अच्छी रहती है, तो आप ध्यान रखिएगा कि मिटोसिस में एक सेल है ना, एक सेल जब डिवाइड होता है तो 2 सेल का फॉर्मेशन करता है, 2 कोशिका में बढ़ता है। और अगर अब मियोसिस रहेगा, है ना, मियोसिस रहेगा, उसकी मूड वाली बात है मियोसिस, तो वहां पर जो है आप ध्यान दीजिएगा कि वो 1 है तो वो 4 बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आएगी आपको? तो इसीलिए मिटोसिस और मियोसिस जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये एक प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सॉइल, सेल, सॉइल नहीं, सॉइल में तो मिट्टी होता है, कोशिका के अंदर एक लिविंग सब्सटेंस होता है, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म टुगेदर फॉर्म द साइटोप्लाज्म। तो आप समझिए प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? अगर आप साइटोप्लाज्म का है और न्यूक्लियस दोनों को मिक्स करके बोलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब हो गया कि बाउंड्री को छोड़ दिया जाए तो अंदर में जितनी भी चीजें हैं वो सब प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, जिसमें न्यूक्लियस भी आ गया आपका। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीजें बताइए, एक्टिविटी वगैरह आप खुद कर लेना यार। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या डिफरेंस होता है किस चीज का, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको चिपका दिया जाएगा, फ्री के नंबर, केवल लिख के आने हैं। डायग्राम भी आएगा, डायग्राम भी बना सकते हैं, और डायग्राम अक्सर पूछता है, या तो एनिमल सेल का पूछेगा या तो प्लांट सेल का पूछेगा, और नहीं भी पूछा तो कई बार डायग्राम देके बोलता है बताइए इसका नाम क्या है, अच्छा इसका नाम क्या होगा, अच्छा इसका नाम क्या होगा, ABC लिख देगा वहां पे। अब आप जानेंगे तभी तो डालेंगे वहां पर क्या क्या नाम होगा। चलिए सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं, साइज एंड शेप की बात करते हैं। यदि आप साइज एंड शेप की बात करते हैं तो प्लांट सेल जो होता है वो लार्जर होता है साइज में, रेक्टेंगुलर होता है शेप में। लकड़ी वगैरह देखे हैं आप? नहीं देखे हैं? हाँ सर देखे हैं। और एनिमल सेल क्या होता है? स्मॉलर होता है और ओवल होता है शेप में, अंडाकार होता है यहां पर। ठीक है, सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, और एनिमल वाले में तो होता ही नहीं, तो कहां से रहेगा? एनिमल वाले में तो है ही नहीं, तो जबरदस्ती दे दोगे क्या? नहीं सर, जबरदस्ती कौन देगा बताइए। इसके अलावा वैक्यूल्स की बात करते हैं। वैक्यूल्स मतलब आप देखिए, वैक्यूल्स आर लार्ज इन मैच्योर प्लांट में बड़े बड़े होते हैं। अभी तो आपने देखा था सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं। देखिए आप एनिमल्स में आते हैं तो इसमें मोस्टली एब्सेंट होते हैं, और कभी हुआ भी तो बहुत ही छोटा साइज होता है, बहुत ही छोटे, कोई बड़ा बड़ा साइज नहीं होता है वैक्यूल्स का, वही जो स्पेस गोल गोल सा दिखता है आपको। अच्छा, गोल्जी बॉडी की बात करते हैं। गोल्जी बॉडीज आर डिफ्यूज इन द प्लांट सेल आर कॉल्ड डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। 1 मार्क्स का सवाल होता है कि व्हाट इज डिक्टियोसोम। तो डिक्टियोसोम जो होता है कि जब गोल्जी बॉडी डिफ्यूज होता है ना, डिफ्यूज होने के बाद प्लांट सेल के अंदर बोल रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिक्टियोसोम। और गोल्जी बॉडीज वेल डेवलप होता है, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के पास में, इसमें एनिमल सेल में। अच्छा, मोटा मोटी तो मैं खुद ही आपको बता देता हूं, सुन लीजिए पहले मोटा मोटी, है ना, मैं पेन रख देता हूं, मोटा मोटी सुनिएगा डिफरेंस का। एक तो समझिए कि सेल वॉल पाया जाता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं, यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरी चीज देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पाया जाता है किसमें? पादप कोशिका में, यानी कि प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। समझ में आ रही बात? 2 डिफरेंस तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। जो वैक्यूल्स है वो वैक्यूल्स प्लांट सेल में बड़े होते हैं, जबकि एनिमल सेल में कई बार नहीं भी होता, और होता भी है तो छोटा होता है। 3 डिफरेंस हो गया, याद रहेगा आपको? हाँ जी सर याद रहेगा मुझे। और मैं आपको क्या बताऊं इसमें, चलिए प्लेस्टिड्स की बात हो तो प्लेस्टिड्स बता ही दिया, तो 3 तो मैंने ही आपको बता दिया। साइज आप ले लीजिए, प्लांट सेल ऑलरेडी बड़ा होगा, एनिमल सेल छोटा होगा, 4 डिफरेंस हो गया। सेंट्रोसोम
और सेंट्रियोल्स अब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में, जबकि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। प्लेस्टिड वही प्लेस्टिड हो गया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, याद है कि भूल गए? क्रोमोप्लास्ट कौन सा कलर दे रहा था? येलो, ग्रीन, रेड, हैं, और उसमें थोड़ी ना था एनिमल वाले में। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस था, वो फूड स्टोर करने का काम कर रहा था। स्टोरेज ऑफ रिजर्व की बात है, रिजर्व फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या ऑयल। प्लांट में जो फूड होता है रिजर्व नहीं बचा के जो रखा जाता है वो स्टार्च या ऑयल के रूप में होता है, जबकि यहाँ पर ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। आप ये देखिए ग्लाइकोजेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टोर करते हैं ना, जैसे मान लीजिए सेल्स के अंदर है, खाना बन रहा है, तो जहाँ खाना बनता है वहां थोड़ी ना रखते हैं, एक स्टोर रूम होता है। देखते हैं शादी विवाह में एक जगह खाना बनता है उसको स्टोर रूम में रखते जाते हैं, तो वैसे ही हमारे सेल्स में खाना बनता जगह नहीं होता तो उसको लीवर में भेज दिया जाता है। इसलिए कई बार आप बैठे बैठे रहते हैं और काम धंधा कम करते हैं तो लीवर फैटी लीवर हो जाता है, इसलिए डॉक्टर लोग कहता है आपका फैटी लीवर है जी, आपको दौड़ना चाहिए। फिर आप दौड़ने जाते हैं, हाँ ऐसा दौड़ने जाते हैं ऐसा करके, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चंस 21.1 की मेंशन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, रीराइट द रॉन्ग स्टेटमेंट करेक्टली। जैसे सेल मेम्ब्रेन परमिट्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, तो सेल मेम्ब्रेन ये क्या कहेंगे आप लोग? तो सेल मेम्ब्रेन तो अलाउ करता है, यानी ट्रू है ये। क्लोरोप्लास्ट एंड नॉट क्लोरोफिल इज एन ऑर्गेनेल। देखिए कहता है क्लोरोप्लास्ट एंड नॉट क्लोरोफिल, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये भी ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट है, नॉट क्लोरोफिल, ये भी ट्रू ही कहेंगे। राइबोसोम्स ऑफन कॉल्ड सुसाइड, गलत है ये, क्योंकि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग हम लोग कहते हैं, राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्री हो गया। नेम द पार्ट्स ऑफ द सेल विच प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, तो प्लांट सेल की रिजिडिटी सेल वॉल देता है। और बाउंड सेमी फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल, तो सेमी फ्लूइड कंटेंट को कौन करता है इसमें देखना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस, थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। हेल्प इन इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंजाइम एंड न्यूट्रिएंट्स विद इन द सेल, तो इंट्रासेलुलर उसके अंदर कौन करता, गोल्जी था या कौन था, पीछे देख लेना। मैच करना है यहाँ पर, देखिए मैच करता हूं, मास्टर ऑफ द सेल, पावर हाउस तो खैर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम हो गया आपका, किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल भी तो वही होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है 1 मिनट रुक जाओ, किचन ऑफ द सेल। और क्या है इसमें, मास्टर ऑफ द सेल, मास्टर और न्यूक्लियस, मास्टर हो गया यहाँ पर, न्यूक्लियस क्या करता है, मास्टर हो गया यहाँ पे। अब कौन सा बच गया, क्लोरोप्लास्ट बच गया। क्लोरोप्लास्ट किचन होना चाहिए क्योंकि वहां पर खाना बनने का काम होता है। और एंडोप्लाज्मिक ये सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल, तो ये इसका हो गया और ये इसका हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो ये इसका मैचिंग वगैरह हो गया यहाँ पे। इसके अलावा सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव 3 बेसिक पार्ट्स, ड्रॉ द नेम, आ गया ना, एक सेल ऑर्गेनिज्म में 3 बेसिक पार्ट्स लिखे, तो ये 3 बेसिक पार्ट, एक तो आपका सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली हो गया, दूसरा आपका साइटोप्लाज्म हो गया यानी कोशिका द्रव्य हो गया, और तीसरा आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक हो गया। एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड्स द 3 क्या लिखा है, सैलेंट पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी इन वन सेल, तो सेल थ्योरी का आप लिख लेना। अब यहां पर आता है सेल डिवीजन, क्या होता है सेल डिवीजन, देखिए प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स, नया नया सेल, देखिए आप पहले छोटे थे, फिर आप देखिए बड़े हो गए, फिर दुबले पतले थे, मोटे हो गए, तो भैया होता ये कैसे, जब तक सेल डिवाइड नहीं करेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे नहीं, तब तक कैसे 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 चीजें होगी, आप मुझे बताइए। तो यहां पर आपको समझना होगा सेल डिवीजन होता है, देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर आ रहा है, मैंने पहले ही बोला था, शुरू से बोल रहा हूँ, एक होता है मिटोसिस और एक होता है मियोसिस। मिटोसिस में जो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको डॉटर का मतलब बच्चा टाइप का उसका हो गया ना, एक तो जनक कोशिका होता है और उसका एक और डॉटर सेल, मतलब क्या बोलेंगे उसको, डॉटर सेल हिंदी में क्या बोलेंगे, अरे हिंदी बताओ, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और हिंदी के बड़ भूल जाता हूँ, मुझे इस बात का कितना दुख होता होगा, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हिंदी मीडियम वालों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिटोसिस इज नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ वर्न आउट पार्ट्स, तो मिटोसिस नीड होती है जब ग्रोथ वगैरह होता है तो रिपेयर का, और मियोसिस होता है सेल डिवीजन, प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल्स विच गिव राइज टू एग, ये सेक्स सेल्स स्पर्म और फीमेल आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वगैरह में, आपने पहले पढ़ा भी होगा, तो उसमें जब होता है तो उसमें जो है मियोसिस होता है, और मिटोसिस जो होता है जैसे ग्रोथ वगैरह के लिए मिटोसिस वगैरह होता है। चलिए मिटोसिस की बात करते हैं यहाँ पर। मेजर इवेंट्स ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन लार्जली सिमिलर, दोनों में सेम होता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो।
और वी विल डिस्क्राइब द मिटोसिस इन एन एनिमल सेल हेयर। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन मिटोसिस, तो इसका फिगर भी 21.3 में दिया हुआ है। यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है ये? अरे भाई फिगर तो बड़ा गजब दिया हुआ है, इतना बड़ा फिगर। ओके, फिगर में दिया हुआ है यहाँ पर, ये साइटोप्लाज्म में सारी चीजें हैं। इसके बाद रेडी टू डिवाइड, डिवाइड में सबसे पहले देखिए इसके न्यूक्लियस में चेंज होता है, यानी सेंट्रोसोम जो होता है, क्रोमैटिन जालिका जो होता है वहां पर इसका होता है अर्ली फेज, यहाँ पर हो गया। और साथ में जो सेंट्रोसोम यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ भी देखिए ये 2 बन गया यहाँ पे। देन आफ्टर देखिए एक इधर बन गया यहाँ पर सेंट्रोसोम, एक देखिए यहाँ पर बन गया यहाँ पर। और अंदर वाला हिस्सा देखिए टूट चुका है, ये अंदर का ये सब टूट चुका है, बाउंड्री टूट गया है। टूटने के बाद अब अगला इसको मेटाफेज कहते हैं। मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि यहाँ पर ये इधर कोशिश करता है एक तरफ होने की, ये कोशिश करता है एक तरफ होने की। अगला आता है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, ये शेप लेने की कोशिश करता है इधर से और ये शेप लेने की कोशिश करता है इधर से। और अगला जो होता है जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस यानी डॉटर सेल्स बोलते हैं, एक इधर बन गया ये और एक इधर बन गया ये। तो ये जो आपको दिखता है ये मिटोसिस वाली कहानी है, मिटोसिस का है, इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया होगा। ये सारी चीजें लिखी गई किस तरीके से इनसाइड में कंडेंस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, सारे पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर लिखा होगा, जिसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इसी का डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है, स्प्लिट वगैरह करता है। और अगर हम टू मेन डिफरेंस मिटोसिस इन ए प्लांट सेल एनिमल सेल का, द प्लांट सेल में देयर इज नो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम तो खैर होता नहीं है, स्पाइंडल फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म। और अपॉन द कंप्लीशन ऑफ मिटोसिस द साइटोप्लाज्म इन प्लांट सेल डज नॉट कॉन्स्ट्रिक्ट, यानी कि फुरो इज नॉट फॉर्म्ड। Instead, a cell plate or new cell wall is laid down in the cytoplasm. In the middle of the cell, it divides the original cell into 2 daughter cells. तो यहाँ पर क्या होता है, बीच में वो सेल वॉल आ जाता है और वही सेल वॉल बीच में आके, क्योंकि सेंट्रोसोम तो है ही नहीं इसके पास, तो सेल वॉल आके वही उसको 2 भागों में बांट देता है। कहता है लो तुम क्यों रो रहे हो, किसके लिए रो रहे हो, उसके लिए, उस तो एनिमल सेल, उसके पास वो सेंट्रोसोम, तुम्हारे पास थोड़ी ना सेंट्रोसोम है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ मिटोसिस क्या है, देखिए डॉटर सेल्स रिसीव करते हैं वो सारे क्रोमोसोम जो कि पेरेंट यानी कि ओरिजिनल वाले में होते हैं। और ये इक्विनेशनल डिवीजन होता है जिसमें 2 डॉटर सेल्स आइडेंटिकल एक जैसे बनते हैं। और मिटोसिस हेल्प करता है हीलिंग या रिप्लेसमेंट ऑफ सेल लॉस्ट ड्यूरिंग वियर एंड टीयर, है ना, वियर टूट फूट जाने में मदद करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ का ऑर्गेनिज्म का, जो नए नए सेल्स ऐड हो रहे, ग्रोथ हो रहे, मिटोसिस ही होता है। और इट इज द मेथड ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा वगैरह में जो है, इससे बड़ी इजिली डिवीजन करके ये नंबर ऑफ ज्यादा बनते हैं। बाइनरी फ्यूजन वगैरह आप पढ़े हैं उसमें, तो बाइनरी फ्यूजन में 2 ही बनता, जो कि नाम ही 2 है, तो वैसा ही वो मिटोसिस हो गया वो। आइए जी मियोसिस की बात करते हैं। अभी थोड़ा सा मियोसिस कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। कितना पेज है देखो, जितना सारा, अभी पेज नंबर 10 पर, अभी कितना सारा पढ़ना है, लेकिन चिंता नहीं करना, मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा आपका। मियोसिस नेसेसरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एनिमल्स की बात करें तो मियोसिस टेक प्लेस करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में। मैंने पहले ही कहा था मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है, तो मेल सेक्स ऑर्गेन होगा, फीमेल सेक्स यानी कि नर जनन और मादा जनन का हम बात करेंगे यहाँ पर। तो एक टेस्टिज हो गया और ओवरी हो गया। ये टेस्टिज जो होता है वो कहाँ होता है, तो ये बॉयज में होता है, मेल में होता है। और ओवरी जो होता है, अंडाशय जो बोलते हैं, वो फीमेल में होता है। और ये ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है, एग, और टेस्टिज क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म, है ना, जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं, ठीक है। और ऑल्सो इन फ्लावरिंग प्लांट ऑकर्स इन द एंथर। अगर आप प्लांट की बात करते हैं तो इसको हम लोग एंथर कहते हैं और इसको ओवरियोटो बोलते हैं। तो मेल को एंथर बोलेंगे और बाकी उसमें पढ़ेंगे ना एंथर में, फिर उसमें जाके पोलन ग्रेन्स वगैरह होता है। ओवरी में आप पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह से शेप आपने पढ़ा होगा, इस तरह शेप होता है, ये ऊपर इस तरह से होता है। ये आपका ओवरी हो गया और ये फ्लावर का हिस्सा हो गया, इसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। और ये जो हिस्सा, ये स्टिग्मा हो गया आपका यहाँ पर, और ये आपका ओवरी हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से शेप बन जाता है आराम से, ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे जाता है ऊपर की ओर, फिर इस तरह से जाता है, इस तरह शेप बन जाता है इसका, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं जो पहले स्टेज ऑफ मियोसिस की बात करते हैं। एक बार आप पिक्चर देख लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इसमें जो है मेन चीजें समझाता हूँ, हालांकि डिटेल ही आपका है। ये क्रोमोसोम्स आपस में दिख रहे हैं, ये सारा है, ये क्रोमोसोम पहले आपस में जुड़ गया ना, क्रोमोसोम होमोजेनियस पेयर बना लिया, फिर और ये देखिए पेयर का और डबल कर लिया इसने, और डबल करने के बाद सीधे 2 भागों में आ गया, एक ये और एक ये, फिर ये 1 से 2 बना और ये 1 से 2 बना। तो इसी तरीके से जो है 4 होता है, यहाँ पर 4 बनता है और वही सारे पार्ट यहाँ पर दिया जिसको आप पढ़ लेंगे यहाँ पर।
बाकी क्रोमोसोम का अरेंज वगैरह, होमोजेनियस वगैरह सारी चीजें दिया हुआ है। यहाँ पर सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, ड्यूरिंग मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ। जब मियोसिस होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता, जबकि मिटोसिस में ऐसा नहीं था। रिजल्टिंग सेक्स सेल्स सो दैट व्हेन द मेल सेल एंड फीमेल सेल्स कंबाइन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो आधा मिलेगा मेल का और आधा मिलेगा फीमेल का, वो कंप्लीट हो जाता है। द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर से प्रेजेंट हो जाए, रीस्टोर हो जाए। 46 होता है, 23 जोड़ा कहते हैं, है ना, 23 जोड़ा हो गया 46। तो ऑल्सो ड्यूरिंग मियोसिस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स आर ऑब्टेन्ड इन द गैमेट दैट रिजल्ट फ्रॉम मियोसिस। तो आपको यहाँ गैमेट मिलता है, जो कि मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि मियोसिस का रिजल्ट होता है। ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन 21.2 है। अ सीडलिंग ग्रो इनटू अ स्मॉल प्लांट, व्हाट काइंड ऑफ डिवीजन कॉजेस दिस मियोसिस एंड मिटोसिस। अब जब ग्रो की बात करेंगे तो मिटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। आवर नेल्स हैव टू बी कट ऑकेजनली, व्हिच काइंड ऑफ द सेल डिवीजन मेक्स द नेल लॉन्ग, ये भी मिटोसिस ही होगा। नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट ऑकर द ड्यूरिंग द फ्लावरिंग प्लांट, रिपेयर ऑफ स्किन एंड इंजरी, रिपेयर में मिटोसिस, फॉर्मेशन ऑफ एग्स एंड स्पर्म ये हो गया मियोसिस, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्टेम इन प्लांट ये हो गया मिटोसिस। ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वेयर डज मियोसिस ऑकर, मियोसिस कहाँ पर होगा, मियोसिस कहाँ होगा, मियोसिस कहाँ होगा, देखो टेस्टिज में होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, चीक सेल, ओवरी में होगा, यहाँ पर होगा, बस ये 2 जगह पर होगा, बाकी सब मियोसिस में जाएगा, सॉरी मिटोसिस में जाएगा। टिश्यूज अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, मजा आने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपका सफर काफी सुखदायक रहा होगा, काफी बढ़िया रहा होगा, मजा आया होगा आपको पढ़ के मेरे साथ। टाइम भी हमारा लगभग हमने ओवर कर लिया है। बड़ी खुशी होती है मुझे जब मैं आपके लिए कुछ कर पाता हूं, और उससे ज़्यादा खुशी डबल तब हो जाती है जब आप मेहनत करते हैं, और ट्रिपल खुशी तब हो जाता है जब ये कहते हैं कि सर मैंने आपसे पढ़ा था और हमारा इतना बढ़िया नंबर आया, मेरा इतना बढ़िया परसेंट आया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मेरा खुशी का ठिकाना फिर नहीं रहता है, क्योंकि आपके सक्सेस में ही हमारा सक्सेस है। आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि मैं अपनी पूरी एनर्जी झोंक देता हूँ, पूरी एनर्जी मतलब पूरा बेस्ट देता हूँ। मतलब मेरा कोई वो टारगेट नहीं होता है उस चीज को लेकर कि आप वीडियो को, मतलब बोलता जरूर हूं कि आप लाइक करो, ये करो, वो करो, बट मेरा जो पहला फोकस होता है ना कि मैं ऐसा कौन सा आउटपुट निकाल रहा हूं मेरे टीचिंग का। क्योंकि मेरा मानना है कि टीचर अगर बच्चों को बांध के नहीं रख सकता है मेंटली, तो फिर वो टीचर कैसा है, आप मुझे बताइए। क्योंकि अगर टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, जैसे हमारे एक मैथ के टीचर थे, राजेश राम नाम था, वो जब भी पढ़ाते क्लास में नींद आती थी, बहुत बढ़िया टीचर थे। लेकिन एक और मैथ के टीचर थे, वो हंसाते रहते थे, एंटरटेन करते थे, तो मुझे ज्यादा मैथ समझ में आता था। ठीक है, आई थिंक उनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है मैथ में। ऑर्गेनिक में भी ऐसे ही कुछ काम मेरा हुआ था। तो आप ये बात समझिए, यहाँ पर अगर मैं एक टीचर हूं तो मेरे टीचिंग में वो पावर होनी चाहिए, वो पोटेंशियल होना चाहिए कि आपके दिमाग को, कहाँ जा रहा है, इधर पकड़ के रखेंगे, इधर कहाँ जा रहा है। अब आपके दिमाग को मैं फ्री छोड़ूं क्योंकि वो जहाज में उड़े, वो किसी मूवी के बारे में सोचे, कभी आप अपने दोस्त के बारे में सोचे। आपकी तो दिलचस्पी यहाँ होनी चाहिए। अरे वाह, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, ठीक है, हाँ बढ़िया है। तो चलिए, आपका टाइम भी मैंने आपका लगभग 47 मिनट, लगभग पौन घंटा आपका ले लिया है ना, 45-46 मिनट के आसपास में आपका ले लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। हाँ, एक चीज़ और, टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है इसी नाम का, GCC NIS क्लासेस, वहाँ जाके सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ अपडेट में देता रहता हूँ। इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।